अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं उस टॉपिक का नाम है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, जो कि एक प्ले है और रिटन बाय गोर वाइडल, और जो कि लिखा गया था 1957 में। और ये प्ले जो है अभी हमारी नई जो फर्स्ट ईयर की बुक आई है उसके अंदर ये प्ले दिया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि बुक के अंदर जो है वो इस प्ले का सिर्फ एक पार्ट जो है वो एक एक्ट बयान किया गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको तीनों एक्ट जो है वो इसके अंदर डिस्क्राइब करें। तो होपफुली आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी अपने स्क्रीन पर। तो पहली स्लाइड हमने लिखी हुई है आपके सामने, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट रिटन बाय गोर वाइडल इन 1957। और सबसे पहले आपको बताते हैं बेसिकली ये लेसन है किस बारे में, ये प्ले है किस बारे में। कुछ करेक्टर्स भी हैं वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको अबाउट द प्ले बताते हैं कि इस प्ले के बारे में चंद छोटी छोटी सी बातें बताते हैं। स्टार्ट इस तरह से कर रहे हैं, कह रहे हैं इफ अ विजिटर फ्रॉम अनदर गैलेक्सी हैपन टू लैंड ऑन अर्थ। कह रहे हैं अगर ऐसा हो कि किसी और गैलेक्सी से, किसी और हमारे सैयारे से अगर कोई बंदा या कोई एलियन विजिट करे, इत्तेफाकन विजिट करे हमारी ज़मीन का, ऑन अर्थ टू ऑब्जर्व द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इस कहानी के अंदर, इस प्ले के अंदर यूएस का जिक्र किया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का जिक्र किया गया है कि एक एलियन होता है और वो अपने कह लें प्लेनेट से जो है वो यूएस के अंदर जो है वो लैंड करता है। तो कह रहे हैं कि कहानी बेसिकली क्या है कि किसी और प्लेनेट का कोई और मखलूक, कोई और क्रिएचर है और वो ज़मीन पर आते हैं, यूएस में आते हैं। और किस लिए आते हैं? अब फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करने के लिए, यानी कि वो खुद देखना चाहते हैं कि ये दुनिया किस तरह की। और देखें लिखा हुआ भी है व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रेशन। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये देख सकते हैं आप कि व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रेशंस would the country make on a complete stranger to die human race। यानी कि what kind of impression would the country किसी भी मुआशरे के अंदर, जैसे आप जानते हैं दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट भी है और एक रियलिटी भी है कि हर इंसान को मरना होता है। लेकिन आप ही जानते हैं कि ये जो एलियन है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया को ऑब्जर्व करने आए हैं कि दुनिया में किस तरह से होता है, कैसे लोग मर जाते हैं, किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से क्या क्या मामला होते हैं। मतलब वो ओवरऑल एक डिस्कशन अभी हम आगे चले करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन पोज्ड इन गोर वाइडल्स विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। और यही एक सवाल जो है वो गोर वाइडल ने अपने इस प्ले के अंदर, जिसके नाम है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, डिस्कस किया है। तो कह रहे हैं ओरिजिनली प्रेजेंटेड एज अ टेलीविजन प्ले इन 1957। असल में सबसे पहले क्या हुआ था कि जो गोर वाइडल हैं उन्होंने ये एक फिक्शनल कहानी लिखी है। असल देखिए, आप जानते भी हैं कि जो हमारा प्ले है ये एक फिक्शन है, मतलब नॉट रियल। क्योंकि आज तक दुनिया में कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया कि कहना है कि एलियंस होते हैं और यूएफओ होता है और ये तमाम चीज़ें सिर्फ आज तक कहानी की बातों के अंदर है, रियलिटी में नहीं। तो कह रहे हैं कि 1957 में जब ये प्ले लिखा गया था, गोर वाइडल ने लिखा था, तो कहा जा रहा है कि इस प्ले की सबसे खास बात क्या थी, ये उन्होंने एक टेलीविजन स्क्रिप्ट के तौर पे लिखा था, सही है ना। और फिर बाद में इसके अंदर थोड़ा सा और इसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी, इसको थोड़ा और बेहतर किया गया था, फिर और जगह पिक्चराइज किया गया था, यहाँ तक कि फिर एक फिल्म भी बनाई गई थी डायरेक्टर्स की तरफ से इसके ऊपर। लिखा हुआ इट हैड अ न्यूयॉर्क सिटी स्टेज प्रीमियर इन द सेम ईयर। उसी साल इसको न्यूयॉर्क के अंदर स्टेज प्रीमियर के तौर पर जो है ना इसको दिखाया गया था। फिर लिखा हुआ द सैटारिकल प्ले फॉलोज द एक्सप्लॉइट्स ऑफ क्रिटॉन, एन एलियन हु लैंड्स ऑन अर्थ। यानी कि इस कहानी के अंदर बेसिकली बताया गया है, एक सैटारिकल प्ले है, एक तंजो मजा किस्म की कहानी है, ठीक है, जिसके अंदर क्रिटॉन नामी करेक्टर का जिक्र किया गया है। और ये क्रिटॉन बेसिकली क्या है? क्रिटॉन के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक एलियन है, जो कि किसी और सैयारे से आया, किसी और प्लेनेट से आया। उस प्लेनेट का जिक्र नहीं किया इस कहानी के अंदर, ठीक है ना, जो कि अर्थ पर आ रहा है, होपिंग टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। और इसकी ख्वाहिश क्या थी? इस एलियन की ख्वाहिश ये थी कि ये अमेरिका में आकर जो अमेरिका में चलने वाली सिविल वॉर है उसको ग्लिम्स करना चाहता था, उसको देखना चाहता था, फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करना चाहता था, ओनली टू फाइंड दैट समथिंग वेंट रॉन्ग विद द मशीन। और शायद इसके ख्याल में
मशीनरीज का हमारे मुल्क में या हमारी दुनिया के अंदर सही इस्तेमाल नहीं होता। ही हैज़ लैंडेड द मनासास वर्जीनिया, ये अमेरिका की एक रियासत है वर्जीनिया, उसके एक जगह लोकेशन जो है मनासास नामी जगह पर ये लैंड होता है। अच्छा, ऑफ द मिड 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के तकरीबन दरमियान में ये यहाँ पर लैंड करता है। आउटसाइड द स्पेल्डिंग फैमिलीज होम। अच्छा, ये कहाँ पर आके उतरता है, यानी इसका जो यूएफओ है, जैसे यूएफओ से मुराद होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी उड़न तश्तरी जिसे हम लोग कहते हैं। तो यूएफओ के थ्रू आता है ये, और ये जब जमीन पे लैंड होता है तो एक फैमिली के गार्डन में आकर लैंड होता है, और उस फैमिली में उसके सरबरा का नाम है जॉर्ज स्पेल्डिंग, ठीक है ना, जिसकी एक वाइफ है, एक डॉटर है, ठीक है ना, और भी उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो आपको बताएंगे आगे चल के। तो वहां आकर ये लैंड होता है। अपॉन लर्निंग दैट इट इज नॉट 1861, और जब इसको पता चलता है कि ये 1861 में लैंड नहीं हुआ, क्योंकि जिस सैयारे से ये चला था वहां पर तो चल रही थी 18th सेंचुरी, लेकिन जब दुनिया में बताया जा रहा है कि जब वो यहाँ तक पहुंचा तो ये तकरीबन जो है ना वो 100 सालों के बाद यहाँ तक पहुंचा था, या ये कह लें कि हम इनसे 100 साल आगे थे, यूं समझ लें। क्रिटॉन नेवरथलेस डिसाइड्स टू स्टे एंड ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर, यू आर माई हॉबी। कहा जाता है क्रिटॉन जो है वो, उसने डिसाइड क्यों किया था यहाँ पे स्टे करने का, इस दुनिया में आने का, सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहता था इंसानों के बिहेवियर को। और क्या कहता था वो इस दुनिया में आके लोगों से, जब उसने इंटरेक्शन की तो किस तरह उसने बयान किया, उसने कहा यू आर माई हॉबी। लोगों से ये कहता था कि आप लोग मेरी हॉबी हैं, ये दुनिया मेरी हॉबी है, ये अर्थ मेरी हॉबी है। ही टेल्स द स्पेल्डिंग्स एंड आई एम गोइंग नेटिव, और कहता था, यानी स्पेल्डिंग जो है एक करेक्टर है, हमारे रियल करेक्टर है, इंसान है, एलियन नहीं है। और स्पेल्डिंग्स अक्सर ये कहा करता था कि ये दुनिया मेरे लिए एक हॉबी है, मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में, एंड आई एम गोइंग टू एंड आई एम गोइंग नेटिव। और कहता है कि मैं इस दुनिया का बनना चाहता हूँ, यानी मैं अर्थ जैसा बनना चाहता हूँ, अर्थ वालों के जैसा बनना चाहता हूँ, ठीक है। अभी कहानी आपको और क्लियर हो जाएगी, हल्का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। यानी ओवरऑल जो कहानी का मकसद क्या है, एक फिक्शन कहानी है, गोर वाइडल ने लिखी है, 1957 में लिखी थी, और इसमें जिक्र एक एलियन का है जिसको क्रिटॉन के नाम से डिस्कस किया गया है। और क्रिटॉन का दुनिया में आने का पर्पस ये था, बाजार जो बताया गया इनिशियली, लेकिन आगे चल के पता चलेगा आपको कि पर्पस कुछ और था, कि वो दुनिया को ऑब्जर्व करना चाहता है, लोगों को ऑब्जर्व करना चाहता है, देखना चाहता है, और असल में सिविल वॉर देखने आया था। लेकिन आप भी जानते हैं कि बज़ाहिर देखा गया है कि हम एलियन से 100 साल आगे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में शायद हम उनसे 200 साल पीछे हैं, ठीक है ना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली आपको स्लाइड दिखाते हैं। अब हम आपको बताते हैं अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो हमारे पास है क्रिटॉन, जिसके बारे में हल्का सा हम बता चुके हैं आपको। थोड़ा सा और इसमें डिटेल बता देते हैं, स्लाइड नजर आ रही होगी आपको। कह रहे अराइविंग ऑन अर्थ फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लैनेट इन अनदर डायमेंशन। अभी जानते हैं कि ये दुनिया में आया है कहां से, एक डिस्टेंट प्लैनेट, एक दूर दराज के प्लैनेट से आया है, और इन अनदर डायमेंशन, यानी इसने जाना कहीं और था, लेकिन ये बाय मिस्टेक जो है वो कहीं और लैंड हो गया था। तो कह रहे क्रिटॉन इज द विजिटर एल्यूडेड। एल्यूडेड की हमने मीनिंग आसान करके लिखी हुई, इंट्रोड्यूस्ड करना। टू इन द प्लेस टाइटल, यानी क्रिटॉन जो है वो एक विजिटर है जिसको इंट्रोड्यूस करा गया इस कहानी के अंदर। लाइक अदर्स हु इनहेबिट हिज होम प्लैनेट, क्रिटॉन नेवर नीड्स टू ईट, is immortal and never has sex. Immortality has negated means cancelled the need for reproduction, and their culture has eliminated passion, desire, यानी passion से हमारा desire कहा गया। फिर लिखा हुआ sex for pleasure as a societal evil। अच्छा देखिए, अब ये चंद बातें जो लिखी गई हैं लाइन नंबर 2 से कह लें, कह रहे लाइक अदर्स हु इनहेबिट हिज होम प्लैनेट, यानी क्रिटॉन की तरह जो इसके और एलियंस रहने वाले हैं जो इसके ही प्लैनेट पर रहते हैं। तो कह रहे हैं क्रिटॉन नेवर नीड्स टू ईट, जाहिर सी बात है एलियन है तो इनके यहाँ खाने पीने का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, मशीनी टाइप के लोग हैं। इज इमोर्टल, अपने आप को ये समझते हैं इमोर्टल, यानी फना ना होने वाले। एंड नेवर हैज सेक्स, इमोर्टैलिटी हैज नेगेटेड द नीड फॉर रिप्रोडक्शन, जाहिर सी बात है सेक्सुअल कॉन्सेप्ट इनके अंदर नहीं है,
और इसी वजह से इनके यहाँ रिप्रोडक्शन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सही है, बर्थ का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एंड देयर कल्चर हैज एलिमिनेटेड पैशन देयर कल्चर हैज एलिमिनेटेड पैशन, यानी इनका कल्चर एक ऐसा है जो कि समझ लें कि बाहर देखा जाए तो इनका कोई अपना खास कल्चर ही नहीं, क्योंकि देखिए कल्चर वगैरह की जो फीलिंग्स है वो तब आती हैं जब इंसान जो है वो खुशी, गम, दुख, सुख इन चीजों को वो महसूस कर सके, पर ये लोग तो इन चीजों से इनका कोई वास्ता ही नहीं। और कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर ये सेक्सुअल डिजायर ये है वो क्या समझते हैं, ये सोसाइटल एविल समझते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है अपने मुआशरे की ये एक बुराई समझते हैं, इसलिए कहते हैं हमारे मुआशरे में जो है ना ये सेक्सुअल कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जाहिर सी बात है मशीनरीज में कहाँ से होगा सेक्सुअल, ये तो इंसानी एक कह लें कि फितरत, नेचर अल्लाह पाक ने बनाई है। फिर लिखा हुआ है थ्रू द पावर्स ऑफ हिज माइंड। अच्छा, इनके बारे में कहा ही जाता है एलियंस के बारे में थ्रू द पावर्स ऑफ हिज माइंड, यानी क्रिटॉन के बारे में लिख रहे हैं कि उसकी जो जहनी सलाहियत थी, जो उसकी पावर्स ऑफ हिज माइंड थी, लिखा हुआ इज एबल टू रीड द थॉट्स ऑफ अदर्स, वो दूसरों के दिमागों को पढ़ने की एबिलिटी रखता था। क्रिएट इनविजिबल फोर्स फील्ड। अच्छा, जाहिर सी बात है चूंकि मशीनरी टाइप का इंसान है इंसान सॉरी कह लें कि एलियन है, तो कह रहे हैं क्रिएट इनविजिबल फोर्स फील्ड, तो फिर इनके अंदर जो है ना मैकेनिकल टाइप की, मशीनरी टाइप की ताकत है, जैसे इनविजिबल फोर्स फील्ड, यानी बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अपने सामने क्या कर लेंगे, एक इनविजिबल, नजर ना आने वाली जो है ना एक दीवार बना लेते हैं ये, जिससे कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर कोई नुकसान पहुंचाना भी चाहे। एंड कॉज ऑब्जेक्ट्स टू लेविटेट, लेविटेट से मुराद राइज अप के सेंस में कहा गया है, तो कहते हैं कॉज ऑब्जेक्ट्स टू लेविटेट, चीजों को कहने के राइज अप करने की एबिलिटी है इनके अंदर, यानी कह लें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे है ये। क्रिटॉन अराइव्स होपिंग टू विटनेस अ सिविल वॉर बैटल, और आप ही जानते हैं क्रिटॉन का दुनिया में आने का मकसद क्या था, कि वो सिविल वॉर को देखने आया था जो अमेरिका में चल रही थी उस दौर में। बट बिकॉज ऑफ नेविगेशनल यानी डायरेक्शनल एरर, क्योंकि जाहिर इसको जाना कहीं और था, लेकिन इसकी कोई नेविगेशनल डायरेक्शन जो थी, जो उसमें कोई एरर आ गए थे, ही लैंड्स इन 1957, तो इसको पहुंचते पहुंचते कितना अर्सा लग गया, 1957 लग। अगला करेक्टर देखते हैं बल्कि इसी के बारे में सॉरी, ही इन्वेड्स द होम ऑफ रॉजर स्पेल्डिंग, यानी कि ये जब गलती से नेविगेशनल एरर की वजह से जब ये लैंड होता है, तो ये बेसिकली कहां पर लैंड होता है, रॉजर स्पेल्डिंग नामी बंदे के घर पर, उसके गार्डन में लैंड होता है ये। एंड शो अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द डे टू डे लाइव्स ऑफ अर्थलिंग्स, और जैसे जैसे जिंदगी गुजारता है ये, कुछ दिन रहता है वहां पर, सही ना, तो ये बड़ा इंटरेस्ट शो करता है लोगों के अंदर, चीजों के अंदर। कॉलिंग देम इज हॉबी, और ये लोगों से ये कहता था कि आप लोगों को स्टडी करना क्या है, मेरी हॉबी है। इन ऑर्डर टू क्रिएट सम एक्साइटमेंट फॉर हिमसेल्फ, और आप ही जानते हैं अपने आप के लिए ये एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करता था, क्रिटॉन प्लेज अ प्रैंक, यानी लोगों से मस्ती मजाक करना, तफरियां करना, इंजॉय करना लोगों के साथ, लोगों को तंग करना, सही ना। हिज शोर विल कॉज अ वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर वॉर, और आप ही जानते हैं हिज शोर, इसे बड़ा यकीन था, विल कॉज अ वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर वॉर, कि ये दुनिया में अभी आने वाले वक्तों में जो वर्ल्ड वॉर होंगी वो न्यूक्लियर वॉर बन जाएंगी। असल पता है क्या, ऑफिशियली तौर पे देखा जाए तो ये दुनिया को तबाह करने, दुनिया को कैप्चर करना, दुनिया पे डोमिनेंट होने के लिए आया था। ही सीज द अर्थ एज प्ले ग्राउंड, और वो इस दुनिया को कैसे देखता था, एक प्ले ग्राउंड के तौर पर, एंड होप्स दैट अ वॉर विल अलाउ हिम टू सी द वेज दैट प्रिमिटिव, यानी रूड ह्यूमन बिहेव, यानी कहा यह जा रहा है कि ये उम्मीद करता था कि जो वॉर होंगी उसके जरिए से इसको क्या चीज देखने को मिलेगी, द वे दैट प्रिमिटिव, यानी कि ये इंसानों की नफरतों को, यानी इंसानों के बिहेव के अंदर जो रूडनेस है उसको देखना चाहता था, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्मली तो नफरत, लेकिन ना किसी की अगर नफरत देखनी हो या किसी की अगर कह लें रियलिटी पता करनी हो तो कहते हैं उसे गुस्से में देखो,
क्योंकि गुस्से में वो जो कुछ कहता और करता है तो वो बड़ा जो है ना रियल होता है। तो ऐसे ही इस एलियन का भी क्या कॉन्सेप्ट था, ये दुनिया में खेलना चाहता था दुनिया के साथ, और दुनिया का प्रिमिटिव रूड बिहेवियर देखना चाहता था। और जाहिर सी बात है, रूडनेस देखने के लिए लड़ाना जरूरी है, सही है ना। तो ये चाहता था कि दुनिया में वॉर हो, सिविल वॉर हो या न्यूक्लियर वॉर हो, जिससे ये इंसानों की नफरत का अंदाजा कर सके। एज अ करेक्टर ही इज अ क्यूरियस मिक्स ऑफ सुपर इंटेलेक्चुअल यानी इंटेलिजेंट एंड वाइड आइड चाइल्ड। उम्र इसकी उतनी ज्यादा नहीं थी एलियन की, ये जो था हमारा क्रिटॉन। तो कह रहे हैं कि ही इज अ क्यूरियस मिक्स ऑफ सुपर इंटेलेक्चुअल, यानी कि इसके अंदर जाहिर सी बात है एलियन है तो इंटेलिजेंट तो होगा, जाहिर सी बात है। वाइड आइड चाइल्ड, और बड़ी इसकी आंखें थी, जैसे आपने फिल्म में भी देखा होगा, डिफरेंट किस्म की फिल्मों में दिखाते हैं, जो फिक्शनल टाइप की फिल्में होती हैं, एलियन जिस तरह के होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें वगैरह होती हैं। तो ये भी इसी तरह का था। अब एक और करेक्टर डिस्कस करते हैं हम अपना, जिसका नाम है कॉनराड मेबेरी जॉन रेंडोल्फ। अच्छा, किताब जो अभी आई है फर्स्ट ईयर की, जो नई बुक आई है, उसके अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है जॉन रेंडोल्फ। लेकिन जो हमने इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी किया है, तो इसका नाम जो है वो कॉनराड मेबेरी जॉन रेंडोल्फ नाम है इसका। और हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट कर दी हो, किताबों में नाम चेंज कर दिया हो। तो मैंने जो भी स्टडी करा है, तो उसमें जो किताब में लिखा हुआ है, जो भी फर्स्ट ईयर की बुक आई है, जॉन रेंडोल्फ लिखा हुआ है इसका नाम। लेकिन जो मैंने थ्रू इंटरनेट डिस्कस किया है, स्टडी किया है, वो कॉनराड मेबेरी करके, तो मैंने इसलिए दोनों नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए ताकि किसी को कंफ्यूजन ना। अब सवाल ये है, कॉनराड मेबेरी साहब या जॉन रेंडोल्फ साहब, जो भी आप कह लें, ये है बेसिकली कौन? लिखा हुआ है एलेंस बॉयफ्रेंड। अच्छा, एलेंस के बॉयफ्रेंड को समझने के लिए पहले तो आपको एलन पता होनी चाहिए। असल में अभी जो हमने पीछे बताया ना आपको, रॉजर स्पेल्डिंग, जिनको भी हम डिफाइन करेंगे, जिनके घर में वो एलियन लैंड हुआ था, तो रॉजर जो स्पेल्डिंग साहब थे, उनकी जो डॉटर थी, उनकी जो बेटी थी, उनका नाम था एलन। और ये जो जॉन रेंडोल्फ अभी हम करेक्टर अभी जो डिस्कस करें, जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये बेसिकली रॉजर रॉजर स्पेल्डिंग, उनकी जो डॉटर है एलन, उसका ये बॉयफ्रेंड है, सही है। और फिर लिखा हुआ है कॉनराड इज अ माइल्ड मैनर्ड यंग फार्मर। अच्छा, रेंडोल्फ के बारे में या कॉनराड मेबेरी के बारे में कहा जा रहा है कि ये क्या है, इज अ माइल्ड मैनर्ड यंग फार्मर। माइल्ड मैनर से मुराद जाहिर सी बात है तौर तरीके अदब थोड़ा इसके अंदर कम है, क्योंकि ये एक फार्मर है, एक किसान टाइप का बंदा, लेकिन गरीब नहीं है, बहुत अमीर है, बड़ी जमीन है इसके पास, एक पूरा फार्म है। फिर लिखा हुआ है अ पैसिफिस्ट। अ पैसिफिस्ट से मुराद एंटी वॉर, यानी ये बंदा बड़ा अमन पसंद इंसान है, लड़ाई झगड़े को प्रीफर नहीं करता। फिर लिखा हुआ कॉन्ट्राड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट से मुराद डिफरेंसेस की बात की जा रही, फर्क की बात की जा रही, द पॉलिटिकल व्यूज ऑफ बोथ रॉजर स्पेल्डिंग एंड जनरल पावर्स। अच्छा, आप ये जानते हैं रॉजर स्पेल्डिंग तो हम आपको बता चुके हैं, हल्का फुल्का बताया, भी और डिटेल में बताते हैं। तो शॉर्टली बता देते हैं, रॉजर स्पेल्डिंग जो है बेसिकली एक न्यूज एंकर है। ये अपने घर से ही इनके पास इन्होंने एक अपना एक स्टूडियो टाइप का बनाया हुआ है, वहां से ये क्या करते हैं, ये चैनल ब्रॉडकास्ट करते हैं। और एक और करेक्टर आपको यहाँ नजर आ रहा है, जनरल पावर्स। यहाँ पे ये आर्मी के एक जनरल को मुखातिब किया जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट नाम लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम है जनरल टॉम पावर्स, ठीक है। तो वो भी अभी आप आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो कॉनराड के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ा डिफरेंशिएट करता है पॉलिटिकल व्यूज को, सही है ना। जैसे रॉबर्ट स्पेल्डिंग साहब हैं और जनरल पावर साहब हैं, सही है। तो जनरल पावर्स ऐसे मतलब आर्मी से रिलेटेड है, तो जो मुल्क की सिक्योरिटी की बातें होती हैं वो रॉजर स्पेल्डिंग को बताते थे। रॉजर स्पेल्डिंग फिर है ना उनको पब्लिक करते थे, कुछ बातें पब्लिक करते थे, कुछ नहीं करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह के मामला अभी आगे चलकर डिस्कस करेंगे हम। One of the play's comic sense features Crichton attempting to provoke feelings of aggression within Conrad, which he eventually does with a soldier whose thoughts about Ellen are broadcast by Crichton. आप ही जानते हैं कि अब क्रिटॉन जो है बेसिकली, आप जैसे जैसे कहानी हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्रिटॉन जो है इसने एलन से भी बड़ी अच्छा रिलेशन रखा हुआ था, और एलन की वजह से कॉनराड से भी इसका थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होता है, मामला होते हैं, डिस्कशन होती हैं। और
क्रिटोन बेसिकली करता क्या है, यानी एलियन कर क्या रहा है इस पूरी कहानी के अंदर। देखिए लिखा हुआ भी है कि वन ऑफ द प्ले कॉमिक सीन्स फीचर्स क्रिटोन अटेम्प्टिंग टू प्रोवोक, भड़का रहा है क्रिटोन ना, फीलिंग्स ऑफ एग्रेशन, लोगों की नफरतों को भड़का रहा है विद इन कॉनराड, यानी कॉनराड जो कि एक एंटी वॉर है, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाला इंसान है, उसके अंदर भी ये लड़ाई झगड़े वाली फीलिंग्स को लाने की कोशिश कर, विच ही इवेंचुअली डज, और ऐसा हो भी जाता है, जाहिर सी बात है, कुछ मामला जो है ना वो लड़ाई झगड़े के इसमें देखने को मिल भी जाएंगे आपको, सही ना। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर which it eventually does with a soldier whose thoughts about Alan are broadcast by Croton। अच्छा अब होगा क्या, एक जगह पर ऐसा होगा कि क्रिटॉन क्या करेगा, एक ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी झूठा एक टाइप का प्रोग्राम करेगा जिसमें वो एक सोल्जर की थॉट्स जो है वो एलन के बारे में दुनिया में पब्लिक कराएगा। भाई सीधी सी बात है, अब आप ही जानते हैं कि जो कॉनराड है बेसिकली, ठीक है ना, वो तो जाहिर सी बात है एलन का बॉयफ्रेंड है, तो बड़ा कॉन्शियस है उसके बारे में। अब एलन के बारे में अगर कोई और बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि कॉनराड को बुरा लगेगा। तो जानबूझकर ये जो क्रिटॉन था ये एक ऐसा प्रोग्राम पब्लिश कराता है जिसमें एक सोल्जर जो है वो एलन के बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे गुस्सा आएगा किसको, कॉनराड को। फिर लिखा हुआ वाइडल यूजेस कॉनराड टू लैम्पून, यानी पैरोडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वाइडल से मुराद जो हमारे इस लेसन को लिखने वाले हैं, प्ले को लिखने वाले हैं मादरत गले में थोड़ी खराबी है, तो कह रहे हैं वाइडल यूजेस कॉनराड टू लैम्पोन दोज हु कन्वीनियंटली यूज पैसिफिज्म, PACIFISM, पैसिफिज्म एज एन एक्सक्यूज फॉर देयर लैक ऑफ डायरेक्शन एंड लेजीनेस। और आप ये जानते हैं वाइडल जो हमारे कहानी लिखने वाले हैं, उन्होंने कॉनराड को एक पैरोडी के तौर पर उन्होंने इसमें कहानी में डिस्कस किया है, दोज हु कन्वीनियंटली यूज पैसिफिज्म, यानी कहने के लड़ाई झगड़े से दूर रहने को, इज एन एक्सक्यूज फॉर देयर लैक ऑफ डायरेक्शन एंड लेजीनेस। यानी कि हमारे वाइडल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो कॉनराड है हमारा, वो लड़ाई झगड़े से इसलिए डरता है कि शायद वो इस पैसिफिज्म को एक्सक्यूज बनाता है फॉर देयर लैक ऑफ डायरेक्शन एंड लेजीनेस, यानी अपनी नाअहली और कमजोरी और अपनी जो है ना सुस्त रवि को जो है ना वो नाम देता है पैसिफिज्म का, कि यार भाई मुझसे लड़ाई नहीं होगी, मुझसे ऐसा नहीं होगा, मुझसे वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। असल में क्या है, वो एक पैसिफिक टाइप का इंसान है या पैसिफिज्म नेचर का इंसान है। तो थोड़ा करेक्टर आपको समझ में आया होगा, बाकी कहानी तो अलग है बिल्कुल, वो बताते हैं आपको। आज की जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसके अलग से हम सिर्फ इसके अंदर जो है ना करेक्टर्स डिस्कस करेंगे और फिर कहानी एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 करके अलग उसमें डालेंगे। अब आ जाते हैं जनरल टॉम पावर्स। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर ये जनरल टॉम पावर्स कौन है। तो जनरल टॉम पावर बेसिकली एक आर्मी का जर्नल है, और किस तरह की बातें बताते हैं आपको। तो देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ भी है, जनरल पावर्स इज द आर्मी कमांडर असाइंड to investigate the spacecraft seen hovering यानी flying over the Spalding zone। जनरल पावर एक आर्मी कमांडर है जिसको असाइन किया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, नजर रखने के लिए द स्पेसक्राफ्ट सीन होवरिंग, क्योंकि काफी टाइम से इन लोगों को एक स्पेस क्राफ्ट नजर आ रहा था जो इनकी जमीन के ऑर्बिट में घूमता हुआ नजर आ रहा था ओवर द स्पेल्डिंग्स होम। और अक्सर क्या हो रहा था, स्पेल्डिंग साहब जो है उनके घर के ऊपर जो है ना ये रोटेट होता हुआ, फ्लाई होता हुआ नजर आ रहा था। Complaining that he does not want this assignment and would rather return to his laundry project where he oversees the washing and drying of the military's uniform। अच्छा वैसे देखा जाए तो जनरल पावर साहब जो है इनका काम बेसिकली क्या है, ये लॉन्ड्री प्रोजेक्ट मिला हुआ है इनको, जहां पर ये ओवरसीज मतलब देखते हैं वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑफ द मिलिट्रीज यूनिफॉर्म, जहाँ पे आर्मी के यूनिफॉर्म जो है ना ड्राई होते हैं, धोए जाते हैं, वॉश किए जाते हैं। तो ये असल में इनके पास वो ठेका था, वहां के ये कहने के इंचार्ज थे। लेकिन
बाद में इनको असाइन कर दिया गया था कि वो जो है ना एक कह लें कि एक यूएफओ के ऊपर नजर रखें जो कि है ना होवरिंग करती हुई नजर आ रही है इनके प्लेनेट के ऊपर। फिर लिखा हुआ है पावर सस्पेक्ट दैट क्रिटॉन मे बी अ हॉस्टाइल एलियन। अच्छा, जब जैसे जैसे हम कहानी देखेंगे आगे तो हम ये देखेंगे कि एलियन जो है, जो क्रिटॉन है, ये जब जमीन पे लैंड कर जाएगा तो जो जनरल पावर्स होंगे वो सस्पेक्ट करेंगे कि क्रिटॉन बेसिकली क्या है, एक हॉस्टाइल है, यानी एग्रेसिव किस्म का एलियन है, एक बड़ा जंगजू किस्म का एलियन है हु हैज बीन सेंट बाय अ फॉरेन पावर। अच्छा, चूंकि जनरल पावर एक आर्मी ऑफिसर है तो वो इस एलियन के ऊपर शक करेंगे इस पूरी कहानी के अंदर, और वो हमेशा ये मानेंगे कि बेसिकली हु हैज बीन सेंट बाय अ फॉरेन पावर। जनरल पावर को ऐसा लगता है पूरी कहानी के अंदर, जो कि सही भी था, कि ये जो एलियन है ये कोई हॉबी चेक करने या इंजॉयमेंट करने या तफरियां करने नहीं आया, बल्कि ये किसी ने भेजा इसको, एक फॉरेन पावर के जरिए से भेजा गया है टू बिगिन एन इन्वेजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये एलियन आकर क्या करना चाहते हैं, यूएस के ऊपर इन्वेड करना चाहते हैं, काबिज होना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। His character is frequently used by a Vidal to poke fun at paranoid। पैरानोइड से मुराद सस्पिशियस मिलिट्री एटीट्यूड। और आप ही जानते हैं कि जो जनरल टॉम साहब है उनका करेक्टर जाहिर सी बात है एक ऑफिसर होने के नाते, एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते, फ्रिक्वेंटली यूज बाय वाइडल टू पोक फन एट पैरानोइड सस्पिशियस मिलिट्री एटीट्यूड। यानी वो रहते तो बड़े नॉर्मल थे, लेकिन उनका जो मिलिट्री एटीट्यूड था ना वो हमेशा सस्पेक्टेड रहता था, यानी वो हमेशा उस एलियन के ऊपर शक ही किया है उन्होंने, क्योंकि जाहिर सी बात है अक्सर ऐसा होता है कि भाई एक एलियन है, वो अपने प्लेनेट से हमारे प्लेनेट पे क्यों आ गया, भाई कोई वजह तो होगी ना, इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके आ गया, और फिर आगे वो बोले भाई कि आप लोगों को तो स्टडी करना मेरी हॉबी है, तो कोई भी शक कर सकता है यकीनन, और करना भी चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि ऑफिशियस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है ये रही, लिखा हुआ ऑफिशियस और वर्ड लिखा हुआ है BUREAUCRATS। ये ब्रॉक्स करके लिखा हुआ वर्ड, जिसको हमने आसान करके लिख दिया है एडमिनिस्ट्रेटर करके। तो असल में ऑफिशियस एडमिनिस्ट्रेटर एंड द प्रिवेलेंट यानी प्रीडोमिनेंट फेयर ऑफ कम्युनिज्म यानी सोशलिज्म फाउंड इन 1950s अमेरिका। आप जानते हैं कि 1950 के अंदर बड़े मसाइल थे अमेरिका के अंदर भी, और वहां पर सिविल वॉर भी थी और दूसरे मसाइल भी थे। तो अमेरिका को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई और काबिज हो जाए, कोई और मखलूक जो है वो काबिज हो जाए, कोई और एलियन टाइप काबिज ना हो जाए। तो कहा जा रहा है कि मिलिट्री जो थी वो उस टाइम बड़ा एडवांस रोल अदा कर रही थी, और कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी कैफियत या कंडीशन ना आए कि जिसमें उनके मुल्क का नुकसान हो, कोई एलियन जो है आकर जो है ना वो इसके ऊपर काबिज ना हो जाए। इनके बारे में पढ़ते हैं, आगे चल के बड़ा समझ में आएगा आपके। जो हमारे करेक्टर है इनका नाम काफी देर सब समझ रहे थे, एलन स्पेल्डिंग। और एलन स्पेल्डिंग का मैंने पहले बताया था, मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग की डॉटर है ये, देखिए लिखा हुआ भी है कि एलन इज रॉजर्स डॉटर, रॉजर स्पेल्डिंग की डॉटर है ये। अब बोर्ड से मुराद अनइंटरेस्टेड कॉलेज स्टूडेंट हु विशेस फॉर द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट लाइक सेव द वर्ल्ड। और आप भी जानते हैं कि ये जो एलन थी इनकी जो नेचर थी बेसिकली बड़ी अनइंटरेस्टेड कॉलेज स्टूडेंट थी, और इनकी विशेस क्या थी, ये चाहती थी इन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले कुछ खास करने की, ताकि ये दुनिया को बचा सके, महफूज कर सके। हाँ जी, लिसन। तो बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि जो एलन थी वो हमेशा चाहती थी कि कुछ खास करें दुनिया को बचाने के लिए, और इसीलिए she convinces Crichton to teach her how to perform some of the tricks with her mind that he can do। और फिर लिखा हुआ है कि she convinces, यानी कि जो एलन थी वो क्रिटॉन के साथ बड़ा इन्वॉल्व हुई थी, और कहा जा रहा है इसीलिए वो क्रिटॉन को
सिखाती थी, बल्कि लिखा हुआ शी कन्विंसेस क्रिटॉन टू टीच हर, यानी वो क्रिटॉन को कन्विंस करती थी कि क्रिटॉन जो है वो एलन को सिखाए हाउ टू परफॉर्म सम ऑफ द ट्रिक्स विद हर माइंड दैट ही कैन डू। यानी क्रिटॉन की तो एक एबिलिटी थी, जाहिर सी बात है एलियन होने के नाते, कि वो बहुत कुछ देख सकता था, परख सकता था, लोगों के माइंड्स पढ़ सकता था, तो ये उससे ट्रिक सीखती थी। शी इवेंचुअली यूजेस दीज स्किल्स टू कॉन्टेक्ट क्रिटॉन सुपीरियर। और मजे की बात क्या है, उसने वो सारी स्किल्स सीखने के बाद उसने क्रिटॉन्स के सुपीरियर से कांटेक्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। और उसने कांटेक्ट किससे किया? डेल्टन फोर नामी एक एलियन से ताल्लुक इसने कम्युनिकेट करा और कांटेक्ट किया। और ये डेल्टन फोर बेसिकली क्या है? डेल्टन फोर जो है वो क्रिटॉन का सुपीरियर है, यानी कि इनका हेड है एलियंस का। एंड हॉल्ट द वॉर दैट क्रिटॉन हैज प्लान्ड। और एलन ने बड़ी चालाकी से इसने क्रिटॉन को बेवकूफ बनाया और डेल्टन से ताल्लुक बनाया, उससे कांटेक्ट किया और उसे इस दुनिया में बुलाया। किस लिए? स्टॉप द वॉर दैट क्रिटॉन हैज प्लान। यानी कि उसने क्या करा? उसने क्रिटॉन के सुपीरियर्स को इन्फॉर्म किया और बुलाया कि वो रोके क्रिटॉन को, कि इसने जो दुनिया के खिलाफ जो है ना एक साजिश, एक जंग का आगाज करने का सोचा है, उसको रोका जाए। शी ऑल्सो फोकसेस हर रोमांटिक अटेंशन ऑन कॉन्ट्राड। और आप ये जानते हैं इन सारे मामलात के अंदर उसने कॉन्ट्राड को कहीं पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उसको अपने साथ साथ लेके चली। उसने अपना जो है ना रोमांटिक अटेंशन जो थी वो उसी की तरफ रखी। और आप बता भी चुके हैं वहां पर कॉन्ट्राड के बारे में, लोकल फार्मर था टू हुम हर फादर डिसअप्रूव। और मजे की बात यह है, एलन के जो फादर थे यानी रॉजर स्पेल्डिंग जो थे, वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, सही है ना। और वो हमेशा डिसअप्रूव करते थे कि नहीं तुम्हारी शादी में इससे रॉजर से रॉजर स्पेल्डिंग हमेशा डिसअप्रूव करते थे कि कॉनराड से वो इसकी शादी होने नहीं देंगे एलन की अपनी बेटी। एलन इज द एम्बॉडीमेंट, यानी कि एलन बेसिकली एक एग्जाम्पल है ऑफ यूथफुल ऑप्टिमिज्म, पुरुमीदी की, एंड आइडियलिज्म। यानी वो बंदी ऐसी थी कि है ना उसके फादर कुछ भी कहते रहे, उसने अपने नजरियात, अपना तमाम तौर तरीके उसने अपने लिहाज से जो है ना वो लाइफ को गुजारना चाहा। शी इज द ओनली कैरेक्टर दैट वाइडल एब्सटेन्स। एब्सटेन से मुराद गिव अप कर देना, फ्रॉम मेकिंग लुक फुलिश। यानी कि वाहिद ये कैरेक्टर है जो पूरी कहानी के अंदर कहीं बेवकूफ नहीं बनी, सही ना, बल्कि यूं समझ ले कि इसने ज्यादातर लोगों को बेवकूफ बनाया है। ठीक है जी, तो होपफुली ये वाला भी आपके समझ में आया होगा। अब हम कर लेते हैं मिसेज रीबा स्पेल्डिंग। नाम से जा रहे देखें, मिसेज रीबा स्पेल्डिंग ये रॉजर स्पेल्डिंग की वाइफ हैं जिनका नाम है मिसेज रीबा स्पेल्डिंग। रिबा is Roger's wife and Alan's mother. Her biggest concern in the play is that fact that Kryton's spacecraft has landed in her rose garden. सबसे मसले वाली बात क्या थी? जहां पर क्रिटॉन जो है वो लैंड हुआ था अपना स्पेस क्राफ्ट लेकर, वो बेसिकली जगह, वो घर, वो रोज गार्डन किसका था? वो रिबा, मिसेस रिबा स्पेल्डिंग का था, जो कि मिस्टर स्पेल्डिंग की वाइफ है। फिर लिखा हुआ इन रिबा वाइडल इज मेकिंग फन ऑफ द 1950s आइडियल्स ऑफ द परफेक्ट हाउसवाइफ। यदि कहा जा रहा है रिबा जो है उन्होंने एक कैरेक्टर बयान किया है जो कि 1950s के हवाले से, उस आइडियल के हवाले से, कि उस दौर में जो परफेक्ट हाउसवाइफ हुआ करती थी वो किस तरह की हुआ करती थी। तो उसने रिबा का कैरेक्टर जो है इसके अंदर डिस्कस किया है। आ डोमेस्टिक माइंडेड वुमेन, और घरेलू खातून थी, घरेलू दिमाग वाली खातून, वही लड़ना झगड़ना, वही फुदूल बातें। ऑब्सेस्ड यानी पजेस्ड विद प्रेजेंटिंग द परफेक्ट इमेज, इम्बोडाइड यानी अलाइव बाय एवरीथिंग फ्रॉम हर डिलीशियस एप्पल पाई यानी पेस्ट्री टू हर ब्यूटीफुल वेल बिहेव चिल्ड्रन। और आप ये जानते हैं बिल्कुल आम सी खातून थी, डोमेस्टिक माइंड वुमेन थी, और कोशिश ये करती थी, हमेशा ऑब्सेस्ड रहती थी with presenting the perfect image, embodied, embodied कह लें या embodied कह लें, सही है ना। और कहा जा रहा है perfect image alive by everything from her delicious apple pie। और हमेशा हर घरेलू खातून की तरह खाना बनाना, ये सब करना, इसी से लोगों को जो है ना वो इंस्पायर करना चाहती थी।
और अपने फैमिली के लिए देखे लिखा अभी टू हर ब्यूटीफुल वेल बिहेव चिल्ड्रन। अच्छा बधाई ने ऐसा लगता था ना कि बच्चे बड़े वेल बिहेव्ड हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। जो एलियन थी सॉरी जो एलन थी, माफ कीजिएगा एलन बोल दिया, जो एलन थी उनके बारे में बेसिकली बताया जा रहा है वो काफी ज्यादा आउट स्पोकन थी, यानी कि वो बड़े जवाब देती थी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये तो लिख रही है कि इनकी बेटी जो इनके बच्चे हैं वो काफी वेल बिहेव थे, हालांकि ऐसा था नहीं, कोशिश बेचारी बहुत करती थी कि वेल बिहेव बनाए लेकिन मसला वही है, बच्चे वेल बिहेव तब होते हैं जब मदर वेल बिहेव, सही है ना। तो बहरहाल अभी थोड़ा हम कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कौन ज्यादा वेल बिहेव था कौन वेल बिहेव नहीं था अगला करेक्टर है रॉजर स्पेल्डिंग, जो कि हमारे मेन करेक्टर है समझ लेते हैं देखा जाए तो। इस घर के सरबरा, यानी यूँ समझ लें कि मिसिस स्पेल्डिंग के शौहर हैं, एलन के फादर हैं, ठीक है ना। और कह लें कि एक अदद रॉजर स्पेल्डिंग के बारे में यूँ भी समझ लें कि ये कमेंटेटर भी हैं, यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट भी करते हैं ये। तो देखिए पढ़ लिखा हुआ भी है इसके अंदर, कह रहे हैं अ न्यूज कमेंटेटर हु बिलीव्स दैट यूएफओ से मुराद होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऐसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो शायद नॉर्मली रडार्स के ऊपर भी शो नहीं होती, आम आंख से देख ली जाए तो अलग बात है, लेकिन रडार्स वगैरह पे नहीं आती। कमेंटेटर है, न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो कह रहे हैं न्यूज कमेंटेटर हु बिलीव्स दैट यूएफओस डू नॉट एग्जिस्ट, और ये वो खबरें दुनिया को पहुंचाते हैं कि ये दुनिया के दिमाग में से गलतफहमी उड़ाते हैं कि कोई यूएफओ नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये मतलब लोगों को क्लियर करते हैं कि भाई यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं है, और पूरी कहानी में यही कर रहे थे, लेकिन बाद में इनका ओपिनियन चेंज हो गया। लिखा हुआ रोजर्स ओपिनियंस आर इमीडिएटली रिवर्स व्हेन his home is visited by an alien from another dimension। आप ही जानते हैं कि इनका पर्सपेक्टिव, इनका परसेप्शन चेंज हो गया था। पहले ये बड़ी खिलाफत करते थे यूएफओस की, कोई एलियन नहीं होते, कोई यूएफओ नहीं होते, लेकिन जब वही यूएफओ वही एलियन जब इनके घर में उतरा तो फिर इनका जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया था। ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग about the possible ratings his television show will receive when he breaks the story of Krypton's visit। अच्छा इनको ये भी एक एंकर होने के नाते इनको ये भी मुसलसल दिमाग में चल रहा था यार कैसे मुमकिन हो कि मैं जो है फटाफट इस एलियन का इंटरव्यू करूं, इसकी खबर जो है पब्लिश करूं ताकि इनका चैनल जो है वो हाई रेटिंग पर आ जाए। when not thinking about his own potential fame when not thinking about his own potential fame, Roger is found scolding Ellen, his daughter, for her choice of a boyfriend। अच्छा, एक तरफ तो ये एंकर है, दूसरी तरफ इनके अंदर एक वालिद का करेक्टर भी है, और लिखा हुआ भी है कि व्हेन नॉट थिंकिंग अबाउट हिज ओन पोटेंशियल फेम। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये अपना सारा फेम और पावर और ये तमाम चीजें एक साइड रख देते थे, बल्कि रॉजर इज फाउंड स्कोल्डिंग, अक्सर जगह पर ये एक फादर की तरह बिहेव करते हुए नजर आए, अपनी बेटी को डांटते हुए, सही है ना। और किस लिए डांटते थे ज्यादा, ये फॉर हर चॉइस ऑफ अ बॉयफ्रेंड, वो कहते थे कि तुमने बॉयफ्रेंड जो है ना वो गलत चूज करा है, ये लड़का सही नहीं। फिर लिखा हुआ रॉजर रिप्रेजेंट्स द ग्रोइंग रोल। अच्छा रॉजर से मुराद ये रॉजर स्पेल्डिंग यानी कि हमारे जो एंकर साहब हैं रॉजर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं द ग्रोइंग रोल दैट टेलीविजन हैज इन अमेरिकन सोसाइटी, यानी अमेरिकन माशरे के अंदर टेलीविजन के प्रोग्राम्स को ये इनहेंस करते हैं, बड़ा लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, बड़े अच्छे एंकर माने जाते हैं। Already by the 1950s, television had become an important source of information। आप जानते हैं 1950 से टेलीविजन अमेरिकन के लिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया था। फिर लिखा हुआ बेस्टोइंग यानी प्रेजेंटिंग कंसिडरेबल स्टेटस एंड पावर ऑन दोज हु कंट्रोल इट। और आप ये जानते हैं कि जाहिर सी बात है दिखाया गया, इसके अंदर बताया गया है कि हाईली ऑफिशियल्स की मदद से या हाईली ऑफिशियल्स की ऑर्डर की वजह से या उनके मुताबिक ये कह लें कंसिडरेबल स्टेटस एंड पावर ऑन दोज हु कंट्रोल इट। दैट्स व्हाट जो हाईली ऑफिशियल है वो उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, और उनके मुताबिक इनको चलना पड़ता है। जाहिर सी बात है अपनी मर्जी से कोई खबर ये पब्लिश नहीं कर सकते। और यही इस कहानी में भी हुआ था कि क्रिटॉन जो था उसके आने की खबर भी काफी टाइम तक ये पब्लिश नहीं कर सके थे, यहाँ तक कि
ये जनरल टॉम पावर से पूछते भी थे कि क्या अगर आप इजाजत दें तो मैं क्रिटॉन का इंटरव्यू कर लूं, उससे कुछ सवाल पूछ लूं। तो शुरू में जो इजाजत नहीं दी थी इन्होंने, लेकिन बाद में जो है रॉजर स्पेल्डिंग को इजाजत मिल गई थी इनसे बातचीत करने की और कैरेक्टर्स डिस्कस करने की। फिर लिखा हुआ है दिस एक्सप्लेन्स रॉजर्स ईगरनेस टू इंटरव्यू क्रिटॉन। और आप भी जानते हैं कि ये सारी कहानी सुनने के बाद भी हमें अंदाजा होता है कि रॉजर कितना ज्यादा एक्साइटेड था, कितना ईगर था कि वो जो है ना क्रिटॉन का इंटरव्यू करने जाता था। हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज नॉट टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली फ्रॉम पॉसिबल हार्म बट टू सिक्योर द टेलीविजन राइट्स टू द एलियन विजिटेशन। तो कहा जा रहा है कि फैमिली से बढ़कर ये वैल्यू देते थे अपने प्रोफेशन को, अपने टेलीविजन राइट्स को। देखिए लिखा हुआ भी इसके अंदर के हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट, इनके लिए पहली जो प्रायोरिटी है इज नॉट टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, यानी फैमिली इनकी सेकंड प्रायोरिटी है, उसकी प्रोटेक्शन सेकंड प्रायोरिटी है। फ्रॉम पॉसिबल हार्म, यानी किसी भी परेशानी से निपटने के लिए इनकी फैमिली सेकंड प्रायोरिटी है। बट टू सिक्योर द टेलीविजन राइट्स टू द एलियन विजिटेशन, यानी कि ज्यादा कह लें प्रायोरिटी, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अपने टेलीविजन राइट्स को, देते हैं उसको सिक्योर करने के लिए देते हैं टू द एलियन विजिटेशन। के ऐसा ना हो कि एलियंस आकर इनके इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कब्जा कर लें। अच्छा जी, एक आखिरी कैरेक्टर है गालबन, यस, डेल्टन। डेल्टन फोर्ड जो है ये हमारा लास्ट कैरेक्टर है और कह रहे हैं अ लीडर ऑफ क्रिटॉन्स अनआइडेंटिफाइड होम प्लैनेट, यानी कहा जा रहा है कि ये क्रिटॉन के अनआइडेंटिफाइड होम प्लैनेट के ये लीडर हैं, सबसे बड़े सरबराह हैं। डेल्टन फोर इज एन एलियन, ये भी एक एलियन है हु एंटर्स द प्ले एट द एंड, और ये कहानी में बिल्कुल एंड में इनका करेक्टर जो है हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। आफ्टर ही इज समन्ड बाय एलन स्पेल्डिंग, और इनको बुलाया किसने, यानी क्रिटॉन से सीखा था एलन ने कि किस तरीके से ट्रिक्स या स्किल्स इस्तेमाल की जाती हैं और एलियन से कांटेक्ट करने के लिए, और उसी कांटेक्ट के जरिए से एलन ने जो है वो समन किया था, बुलाया था, इनवाइट किया था क्रिटॉन के जो हाईली ऑफिशियल जो लीडर थे जिनका नाम था डेल्टन। ही एक्सप्लेन्स दैट क्रिटॉन इज मोरली रिटार्डेड, और जब वो डेल्टन साहब आए तो उन्होंने आकर सबसे मादरत की, इंसानों से मदद की कि भाई ये जो हमारा बच्चा है जिसका नाम क्रिटॉन है ये मोरली रिटार्डेड है, बड़ा तपा हुआ हटेला टाइप का इंसान है ये, एंड वाज एबल टू एस्केप फ्रॉम हिज नर्सरी, और असल में ये अपने घर से भागने में कामयाब हो गया, और हम चाहते नहीं थे कि ये वहां से भाग गया, अपनी सोसाइटी को छोड़ के यहाँ पर आए। तो कहा जा रहा है डेल्टन साहब ने ही अपोलोजाइजेस फॉर क्रिटॉन्स एक्शंस एंड टेक्स हिम होम, और कहा जाता है डेल्टन साहब ने सब लोगों से मादरत की थी, सही है ना, सॉरी किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिटॉन यहाँ पे मस्तियां कर रहा था, फसाद क्रिएट करा रहा था। तो वो इसको अपने प्लेनेट पे वापस ले गए थे और सबसे अपोलोजाइज भी किया था। मतलब डेल्टन का करेक्टर एक बड़ा पॉजिटिव इसमें बताया गया। तो होपफुली आपको तमाम करेक्टर तो समझ में आ गए होंगे। अब इन करेक्टर्स के बाद हम तीनों एक्ट जो है वो आपको समझा देंगे। एक्ट 1 है इसका, एक्ट 2 है और एक्ट 3 है। तो एक्ट 1 में क्या बातें हुई, एक्ट 2 में क्या बातें हुई, एक्ट 3 में बातें हुई, ये हम आपको वन बाय वन डिफरेंट जो है ना इसके लेक्चर हम अपलोड कर देंगे। तो अभी पहला लेक्चर जो अपलोड हो रहा है वो करेक्टर्स का है, सेकंड अपलोड जो होगा वो एक्ट 1 का होगा, थर्ड जो होगा एक्ट 2 का होगा, और फोर्थ जो होगा वो एक्ट 3 का होगा। सही है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर्स तक के लिए अल्लाह हाफिज।